खैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन के लिए भी आपके ढेर सारे प्लान्स होंगे, ढेर सारे गोल्स होंगे जो कि आपने सेट किए होंगे और उनको आपने अचीव करना होगा। नया दिन है, नई स्ट्रगल का हो चुका है आगाज, नए दिन का आगाज हो चुका है और ढेर सारे कामों का आगाज हो चुका है जो कि हमने आज के आज ही कंप्लीट करने, क्योंकि आज ही सब कुछ है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना। कल आएगा और फिर हम कहेंगे कि वो आज का दिन है और कल तो कभी आता ही नहीं है। तो जो काम है वो आज ही कंप्लीट कर लें, बिकॉज आज ही है, जो सब कुछ है वो आज ही है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज डिस्कशन बहुत ही मजेदार किस्म की होने जा रही है, बहुत हेल्दी डिस्कशन होने जा रही है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का जिक्र करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट लैला लतीफ। एक दफा फिर से अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं कैसे चल रहा है सब कुछ? अल्लाह का शुक्र, पहले से बेहतर, कुछ इम्प्रूवमेंट आई लाइफ में, कुछ चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए। अच्छा, चलें हम आपसे जानते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। और हमारे दूसरे गेस्ट जिन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा मीर साहब, गजल गायक हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने शो में। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया रोही टीवी का, बहुत शुक्रिया कि मुझे गाए बगाए बुलाते रहते हैं और अपने चाहने वालों तक मुझे पहुंचाते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आते रहते हैं और फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहले तो चलते हैं अपने खूबसूरत से सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब, देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम एक वजीफ़ा बयान करना है। वजीफ़ा बयान करना है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मौलाना मेरी फ़लाँ चीज़ गुम हो गई है, इसके लिए कोई वजीफ़ा तो बता दें। तो इसका आसान तरीक़ा ये है कि 7 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद सूरत वद्दुहा पढ़ें। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, पूरी सूरत इंशाअल्लाह 7 दिन ही पढ़ेंगे, रोज़ाना 7 मरतबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी गुमी हुई चीज़ को आपकी तरफ वापस लौटवा देंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस वजीफ़े पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लैला लतीफ जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। लैला, आपने बोला कि लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो क्या वो पॉजिटिव चेंजेस थे? पॉजिटिव चेंजेस हैं। ऐसे क्या चेंजेस आए? में देखें, आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक आपका ट्रैवल होता है, जर्नी होता है। उसमें आप कह लें कि जैसे हम लोगों ने शिफ्टिंग की एंड ऑल, इस हवाले से बहुत पॉजिटिव चेंज था। अच्छा, यानी कि पिछले कुछ दिन आपकी लाइफ में अच्छे रहे। चलिए, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। आज एक दफा फिर से हम एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज ADHD। ADHD क्या है एक्चुअली? पढ़ते तो हम बहुत हैं इस हवाले से, सोशल मीडिया पर भी खासी हम पोस्ट इस हवाले से देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। है क्या बेसिकली? बेसिकली ADHD, इसके नेम में इटसेल्फ देखें आप, इसी की आइडेंटिफिकेशन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है बेसिकली। ये अटेंशन डेफिसिट यानी कि किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है। ये चिल्ड्रन में होता है और इसी तरह ये प्रोलॉन्ग पे वही एडल्ट्स और उन्हीं की जर्नी चलती है। ये नॉर्मल बच्चों से काफी डिफरेंट होते हैं। इन्हें हम लोग स्पेशल नीड्स की टर्म से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं, ऑटिज्म, ADHD और डाउन सिंड्रोम। तो इसी तरह एक ये आप कह लें डिजीज है। ये बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, अटेंशन डेफिसिट इनमें होता है और इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि किसी भी जगह पे एक रुकेंगे नहीं। लेट्स सपोज आप एक हॉल में छोड़ दें उन्हें, तो वो पूरा हॉल को मेस क्रिएट कर देंगे और एक एक चीज जो है वो देखते रहेंगे बार बार, यानी वो हाइपर एक्टिव है, उसे तोड़ेंगे भी। दे आर ओवर इंटेलिजेंट। हाँ, इनका IQ लेवल एक्सट्रीम होता है। और जो बच्चे स्वेयर होते हैं, इनमें 3 कैटेगरीज हैं, स्वेयर, मॉडरेट और माइल्ड। जो स्वेयर कैटेगरी होती है उनको हम मेडिसिन देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि उन्हें हम रिलैक्स और थोड़ा काम करके फिर उसके बाद उनके ऊपर जो है थेरेपीज अप्लाई करते हैं। ये साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट, और साथ में इनके जो इंटरवेंशनिस्ट टीचर्स होते हैं और साथ में पेरेंट्स मिलकर काम करते हैं।
ठीक है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है? इसकी कॉज देखें, आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा जो है ना टिपिकल चीज होती जा रही है, इतनी कॉमन हो गई है कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ही समझ में नहीं आता कि इनके साथ किस तरह से क्या कॉज हो सकती है। ठीक है, तो इसके बायोलॉजिकल, जेनेटिकल और इसके एनवायरमेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ये हैं, और लेकिन इनको हम क्योर कर सकते हैं, ये खत्म नहीं हो सकता। दिस इज फॉर द लाइफ टाइम जी। हाँ जी, ये मैनेजेबल है। ठीक है, और ये डेवलप कब हो सकता है? ये डेवलप आपके जो है 9 मंथ्स के बाद आपको पता चल जाता है बच्चे का। 9 मंथ्स 6 मंथ्स में ही डायग्नोज हो जाता है अगर आप फोकस करते हैं। एक चीज होती है कि बाय बर्थ बच्चा ADHD हो, एक चीज होती है कि बच्चा नॉर्मल अपनी लाइफ में जा रहा है, माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहा, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा बच्चे पे। स्क्रीन टाइमिंग जैसे आजकल एक्सट्रीम हो गई है, स्क्रीन टाइमिंग की वजह से या किसी और भी बिहेवियरल जो उसका इश्यू हो सकता है, उसके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चे के। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है बच्चे में ये कॉज क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो आपने इसकी स्टेजेस या टाइप्स का को डिस्कस किया, तो अर्ली स्टेज इसकी क्या हो सकती है? अर्ली स्टेजेस ये होते हैं कि बच्चा जो है वो स्क्रीमिंग करता है, आवाजें निकालता है अजीब तरीके की, और स्क्रीमिंग करता है, हाइपर होता है, चीजें तौर पर करता है, आई कांटेक्ट नहीं देता, सोशलाइजेशन नहीं करता। आप उसे आवाज दे रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं लेकिन आपकी तरफ देखेगा नहीं, वो यही शो करेगा कि मुझे नहीं पता, कि कोई हम इग्नोर करेगा फुली। तो आजकल जैसे पेरेंट्स हैं वो कह देते हैं भाई ये तो बच्चा काफी एरोगेंट है, बर्गर बच्चा है, मूडी है, अग्रेसिव नहीं मूडी है, अपनी मर्जी करता है, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं बच्चे को जो है ना वो स्ट्रेंथनिंग होती हैं। ठीक है, एग्रेशन का फैक्टर इसमें आता है? एग्रेशन का बहुत ज्यादा फैक्टर होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं कि उनको फिर मेडिसिन के साथ उन्हें काम डाउन करके उन्हें रिलैक्स करके थेरेपीज की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, अच्छा लैला, इफ दिस इज नॉट जेनेटिकल तो फिर इसके क्या कॉज हो सकती है? ये जेनेटिकल ना भी हो तो ये बायोलॉजिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, बच्चा रिग्रेस कर सकता है। बच्चे जैसे अब 4 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल गोइंग है, तो स्कूल जा रहा है, अपनी प्रॉपर रूटीन में सब चीजें कर रहा है, बोलता भी है, काम भी कर रहा है, होमवर्क भी कर रहा है। एक पॉइंट पे आके बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, किसी को सुन नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा किसी को, अपनी ही दुनिया में लगा हुआ है और इतना एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव है, उसे गेम्स करनी है, उसे बाहर जाना है, उसे बंद कमरों में घुटन हो रही है, उस टाइम पे उसको असिस्टेंसी चाहिए। ठीक, अगर आप उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट उसे कैच कर लेते हैं, उस पर काम करना, उसे मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं, मैनेजेबल हो जाता है, तो बच्चा जो है वो इम्प्रूव की बेटर हो जाएगा। अगर आप उसको इग्नोर करते हो, निग्लेक्ट करते हो कि कोई बात नहीं, मूडी है, खाना ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। मैं लाइन वाइज आपको बताती हूँ। सबसे पहले डाइट है, स्लीप पैटर्न है, उसके अलावा अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए मेडिसिन हैं। एक होता है हार्मोन डोपामिन, उसकी एक्सट्रीम जो कह लें आप एक्सक्रीशन होती है तो बच्चे के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसके लिए मेडिसिन होती हैं फिर उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक, इन बच्चों में इंसोम्निया भी हो सकता है, साथ में जनरेट हो सकता है, तो इसी तरह फिर बच्चों को मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सही, विद द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इन्वायरमेंट के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ADHD कॉज हो सकता है? इन्वायरमेंटल हो सकते हैं कि बच्चों को देख के ही एक चीज अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब बच्चे जो हैं स्क्रीनिंग उनकी एक्सट्रीम हो गई है। ठीक है, अब वो मोबाइल के साथ ही राइम्स हैं, अब राइम्स में और उनकी डाइट में सब चीजें इतनी एनर्जेटिक हो जाती हैं कि बच्चे स्क्रीम करते हैं। जब वो स्क्रीमिंग करते हैं, किसी को देख लिया कि स्क्रीम कर रहे हैं वो, तो वो खुद भी चीखेगा, चिल्लाएगा उसी इंटेंसिटी के साथ। अब वो उसे पता चल गया कि मैं चीखूंगा तो सारे भाग के आएंगे, फिर यहाँ पे वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स को लर्न करता है। अटेंशन बिहेवियर जो आपके अंदर बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं, तो उसके साथ ये चीजें उसे पता चल जाता है कि मेरी डिजायरेबल कौन सी चीज है, मैंने किस तरह मनवानी है। ठीक है, तो उस एक रास्ते पे चल पड़ता है। ये अडेप्टिव भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आप कह लें कि ये ADHD है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने किसी का शेल ले लिया हो। ठीक, किसी को देख के एक चीज है वो प्रिटेंड कर रहा हो बचपन से ही, बचपन में। ठीक, हाँ जी, अगर वो बाय बर्थ ADHD नहीं है तो वो ये सारे चांसेस हैं कि वो अडॉप्ट कर सकता है,
ठीक है, या वो रिग्रेस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से जहां पे वो रिवर्स होगा, फिर उसकी मेंटल एज, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, जो हमारी एज होती है कि हम कहते हैं कि 12 साल का बच्चा है, मेंटली भी 12 इयर्स का, हाँ जी। लेकिन अगर 12 साल का बच्चा है, मेंटली वो 6 इयर्स का है, एज डिफरेंस आ गया। हाँ, बिल्कुल। अब ये 6 ईयर से 12 ईयर के बीच में जितने माइलस्टोन्स थे वो अचीव्ड नहीं है, या अचीव्ड हैं तो बच्चा रिवर्स कर गया है, हाँ। तो उस डिस्टेंस को हमने कवर करना है। बिल्कुल ठीक। उन पे हमने फिर स्टेप बाय स्टेप उन सिम्टम्स एंड साइंस के ऊपर काम करते हुए, हमने थेरेपीज के साथ हेल्प करते हुए उस पे हमने उस डिस्टेंस को कम करना है और कवर करना है। ठीक है, आपने अपनी इस पूरी जर्नी में कैसे केसेस देखे, ADHD के कितने केसेस देखे, इस पर हम डिटेल में आपसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद गुलाम मुस्तफा मीर साहब, गजल गायक, और थोड़ा सा आपके इस सफर के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कब इसका आगाज किया आपने। ये तकरीबन 85 में तकरीबन मैंने गवर्नमेंट मिल्लत हाई स्कूल मुमताज़ाबाद से मैंने आगाज़ किया, पहला प्रोग्राम किया। उसमें मैंने मामू का गाया हुआ गीत गाया था, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। तो उसके बाद फिर मैं कराची चला गया बड़े मामू के पास, गुलाम कादिर खां, मामू मेहदी हसन के बड़े भाई, उनसे सीखा। फिर वापस आ गए तो मेरे नाना इस्माइल खां के पास मैं उनका शागिर्द हो गया, क्लासिकल उनसे सीखा। और कस्बा मडल में चौधरी पीर बख्श मडल के पास भी मेरे नाना रहते थे, तो वहाँ भी मैं सीखने के लिए जाता रहा हूँ। तो यहाँ से फिर मैं कराची चला गया मामू के पास। तो वहाँ 1992 में मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे पहला मिली नगमा गाया, रेडियो पाकिस्तान कराची से, कायम दायम सदा रहे तू मेरे प्यारे पाकिस्तान जी। और यूँ फिर मेरा आगाज़ हुआ रेडियो का, PTV का, फिल्म इंडस्ट्री का, और तकरीबन 30-35 साल से मैं ये म्यूज़िक के ज़रिए मुल्क के कौम की खिदमत करता आ रहा हूँ। माशाअल्लाह। और मैंने 8 ज़ुबानों में काम किया है, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, मारवाड़ी, हिंदको, हरियाणवी, मेवाती। हरियाणवी मेरी मादरी ज़ुबान है। क्या बात है। अच्छा, तो अब आप क्या समझते हैं कि जिनका म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी फैमिली से कोई भी नहीं है जो मौसीकार हो, कोई गुलकार हो, उनके लिए कितना मुश्किल है इसको आगे लेकर चलना? उनके लिए बहुत मुश्किल है, सीखना चाहिए। उस्ताद हैं, असातिज़ा बहुत हैं, मुल्तान में भी म्यूज़िक की अकेडमियाँ बहुत हैं, असातिज़ा बैठे हुए हैं, वहाँ जाना चाहिए, सीखना चाहिए। और बहावलपुर में भी मैं कोशिश ये करूँगा, बहावलपुर के लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ म्यूज़िक की अकेडमी बनाऊँगा, तो यहाँ से मैं भी कोई 2-4 फनकार निकाल के दूंगा, और कोशिश करेंगे तो सीखेंगे, इंशाल्लाह आगे आएंगे। अभी तो हम अफसुर्दा हैं कि हाँ हम जी। बड़े सगीर की अजीम फनकारा लता मंगेशकर साहिबा हमें छोड़कर चली गई हैं। ये एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है, और उसके लिए मैं ख़ास तौर पर अफसोस का इजहार करता हूँ। मेरी तरफ से और मेरे मामू मेहदी हसन की फैमिली की तरफ से हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। वो बहुत बड़ी खातून थी, उन्होंने मामू के लिए कहा कि इनके गले में भगवान बोलता है, और हमारी मलका तरन्नुम नूर जहाँ के लिए कहा कि ये मेरी उस्तानी है और ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और मेरी बहन हैं। उन्होंने हमारे पाकिस्तानी फनकारों की भी बहुत इज़्ज़त की और बहुत इज़्ज़त दी, और बहुत बड़ी फनकारा थीं। तो ये बहुत बड़ी कमी हो गई है जो कभी पूरी नहीं होगी। बिल्कुल। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें सब्र दे, और म्यूज़िक का सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। लोग चाहेंगे तो किसी भी मुल्क की पहचान उसका लिबास और उसकी मौसीकी होती है। ऐसा ही है। तो हमारी मौसीकी क्लासिकल मौसीकी है, ये दबती जा रही है। कोशिश कर रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर वही दौर आएगा और हमारी मौसीकी फिर वैसे ही जिंदा और एक दफा फिर से हम उस क्लासिकल मौसीकी का रिवाइवल देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, गाने की जानिब चलते हैं। जी, क्या सुनाना चाहेंगे? मैं अब हमारे मुल्क के बहुत बड़े मशहूर शायर उबैदुल्लाह अलीम साहब जी, उनकी गजल पेश करता हूँ। जी जरूर जरूर, हम बिल्कुल तैयार हैं सुनने के लिए। गुलाम मुस्तफा मीर साहब, बहुत खूब। लैला, कैसा लगा आपको? जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। मेहरबानी। बहुत खूबसूरत आवाज कोशिश और बहुत करते हैं, खूबसूरत अंदाज। 35 साल हो गए सीखते हुए, कोशिश कर रहे हैं कि शायद आ जाए, इंशाल्लाह कभी आ जाएगा गाना भी। अभी सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी मौसीकी, अच्छी से अच्छी कंपोजिशन, अच्छे से अच्छे शायरों का कलाम अपनी पाकिस्तानी आवाम तक पहुंचाएं। आप बहुत अच्छे गुलकार, बहुत अच्छे गायक माशाल्लाह। मजीद भी बहुत कुछ अभी सुनना है, मजीद भी बहुत कुछ अभी आपसे जानना है, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम में। आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है लैला लतीफ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं ADHD के हवाले से कि एक्चुअली ये क्या है, बच्चों में कैसे डायग्नोसिस इसका मुमकिन है, क्या सिम्टम्स हैं और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है इसका डायग्नोसिस, इस पर हम बात करेंगे। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत ही खूबसूरत सी गजल सुन रहे थे गुलाम मुस्तफा मीर साहब की आवाज में, और बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत अंदाज। लैला जी बताएं जरा कितना मुश्किल है डायग्नोसिस इसका? डायग्नोसिस इसका बहुत डिफिकल्ट है और चैलेंजेबल है। ओके। इसमें अगर एक भी पॉइंट पे हम लोग कोई पॉइंट मिस कर देते हैं तो केस कहाँ से कहाँ चला जाता है। हाँ। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे प्रोफेशनल्स और एक्सपर्टीज़ हैं जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं ADHD के हवाले से, डायग्नोसिस के हवाले से, तो इसमें सबसे पहले जो है अटेंशन, और बच्चे का सिटिंग स्पैन नहीं होता। खड़ा रहता है, 1.5 साल लगा देता है बैठते बैठते, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग सकते हैं, इट कुड बी एनी टाइम। ठीक है, तो इसके लिए अगर पेरेंट्स को पता चल गया है कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं तो वो जाते हैं पहले MBBS, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर वो लोग उन्हें, क्योंकि नॉर्मली किसी को ये नहीं पता कि हमने कौन सी डोमेन में जाना है, स्पेशल नीड्स क्या है, कौन लोग हैं जो ट्रीट करेंगे, साइकोलॉजिस्ट के जो एक्सपर्टीज है उनको हर कोई पर्सन इस तरह से नहीं जानता कि उसकी कितनी ज्यादा ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की। फिर वो जाते हैं, वो आगे रेफर करते हैं उनको साइकेट्रिस्ट के पास। ठीक, साइकेट्रिस्ट उनको देखते हैं, क्योंकि ADHD में सबसे पहले आपने साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना है। ठीक, वो आपके जो बच्चा है या जो भी पेशेंट है उसको वो काम डाउन करेगा मेडिसिन के थ्रू। फिर आपको जब तक साइकेट्रिस्ट रेफर नहीं करता, ठीक, या कोई भी थेरेपिस्ट रेफर नहीं करता थेरेपीज की तरफ, तब तक वो नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चा आपको सुनेगा ही नहीं। आप बच्चे को किस तरह सुनाएंगे? आप बच्चा आता है, लेट्स सपोज एक रूम में एंटर होता है, आप उसके पीछे 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 भी भागेंगे, वो आपको सुन ही नहीं रहा, वो आपके एफर्ट्स भी जीरो, कोई उसमें क्वालिटेटिवली कोई काम नहीं हो सकता। तो मेडिसिन लेगा तो वो थोड़ा काम डाउन होगा, बैठेगा, देखेगा, कुछ समझेगा, आप उसको जो बात उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं उसके थ्रू फिर वो जा सकती है। क्योंकि एक पर्सन है जो वो काम डाउन आपको सुनेगा तो वो आप उसके अंदर कोई चीज इंसर्ट कर सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो। जब तक वो आप काम डाउन ही नहीं है, वो रोटेट है, तो आप उसको कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकती सिचुएशन। ठीक है लैला, आपने अपने इस पूरे करियर में अब तक कितने केसेस देखे हैं इसके और कितनी सिवियरिटी थी उनमें? अनकाउंटेबल, मैंने बहुत केसेस देखे हैं। ADHD में जो अगर मैं कंपेयर करूं इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान का, तो मुल्तान में ADHD का जो है ज्यादा केसेस है एज कंपेयर ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम या कोई भी और ADD या डिफरेंट जो हमारे हैं। पेरेंट्स को इस हवाले से कितनी नॉलेज है? पेरेंट्स को पता चल जाता है, मदर जो हैं वो कर जाती हैं नोटिस के भाई इसके साथ कोई इशू है, तो वो एफर्ट करती हैं। आज की जो मदर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और पढ़ी लिखी और बहुत चीजों को समझने वाली, मेंटल हेल्थ के हवाले से काफी कॉन्शियस है। जी ठीक है, तो कभी ऐसी सिचुएशन सामने आई कि आपको पेरेंट्स को टैकल करना पड़ा हो, हैंडल करना पड़ा हो, समझाना पड़ा हो कि ये एक्चुअली है क्या, या मिसकंसेप्शंस कुछ सामने आए? हाँ जी, मिसकंसेप्शंस आए जब पेरेंट्स किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल के पास नहीं पहुंच पाते, तो वो गूगल या ये हमारी नेट सर्फिंग का जो है ना सहारा लेते हैं। वहां पे उन्हें कोई भी चीज नजर आ जाती है तो वो उसको वहां से लोकेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो पेरेंट्स के तो फर्स्ट यही होता है कि भाई बच्चे डायग्नोज हो ही ना, ठीक है, कि बस नॉर्मल कोई कह दे कि ये नॉर्मल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेरेंट्स जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी चीजें बेहतर और पाइपलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी, सेटल डाउन होंगी, मैनेजेबल होंगी। बच्चा जो है वो जितनी प्रॉब्लम्स को सफर कर रहा है वो उससे जल्दी निकलेगा, ये चीज है। ठीक है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसको ट्रीट करने के लिए देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया फार्माकोलॉजिकल जो हम मेडिसिन, ठीक है, उसके बाद आती है थेरेपीज में सबसे पहले हम जो है प्ले थेरेपीज, आर्ट थेरेपीज के थ्रू बच्चे को जो है सेटल डाउन करते हैं कि उसकी सिटिंग पोजीशंस की तरफ वो आ जाए, ठीक है, और आई कांटेक्ट हो और बात समझे, सोशलाइजेशन हो, कम्युनिकेशन हो,
ठीक है, ताकि एक्सेप्टेंस हो। ऐसे बच्चे किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो आप उसको बात पकड़ेंगे वो चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। कोई चीज भी डेंजरस हो सकती है, रूम में कोई भी चीज पड़ी हो वो किसी भी तरह से सामने आ सकती है, रिएक्ट करेंगे, हार्श रिएक्शन सामने बहुत ज्यादा। ठीक है। आपने बोला कि ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर तो इंटेलिजेंट, इसका क्या मतलब होगा? ओवर इंटेलिजेंट का ये मतलब है कि अगर वो देख रहे हैं कि गाड़ी पड़ी है, कोई कार है, कोई टॉय है, तो वो उसको जाके खोल देंगे, ओपन कर देंगे, क्योंकि उन्हें फिक्स नहीं करेंगे, उसे डीअटैच करेंगे। ठीक है, कोई चीज है उसे जाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व किया, फेंक दी। दूसरी चीज, ये सेकंड्स में होता है, इसलिए जो प्रोफेशनल्स है वन स्टेप अहेड, मतलब उन्हें डेंजर का नहीं पता। अगर वो लेट्स सपोज यहाँ बैठा है, यहाँ से कभी भी नीचे गिर सकता है। ठीक है, वो कभी भी कोई जिद कर रहा है तो वो पीछे यूं करके पीछे कोई भी चीज आ सकती है, उसे हिट कर सकती है। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम इस तरह से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल रूटीन में घर वालों को, खासकर अगर आप माँ बाप की बात करते हैं, माँ की ड्यूटी अगर हम देख लें, किस तरीके से हैंडल करें हुए डेली कॉमन लाइफ में? कॉमन लाइफ में ये है कि जो उसकी हाइपर एक्टिव अगर बच्चा है बहुत, तो कुछ बच्चे होते हैं ADHD में भी डिफरेंस है, एक माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अभी हम सीवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट भी इसी तरीके से कि बच्चे को हम कोई एक्टिविटी है, 2 बास्केट्स लें, जो बिल्कुल बेसिक मैं बता रही हूँ आपको। रोटेटिंग चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हैं, ठीक है, और वो भी साथ साथ घूम रहे हैं, लाइटिंग, मतलब देख हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा किस हद तक जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल एंड होता है, वहां से इनका स्टार्ट होता है। और इनके लिए ये 2 बास्केट्स लें, एक को फिल करें आप बॉल के साथ और दूसरी को आप एम्प्टी रखें, काफी डिफरेंस के साथ। उसके साथ बच्चे के साथ इंगेज रहना है आपने, उसको पकड़ते हुए फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको, हेल्प करते हुए फुल फिजिकली, जैसे बच्चों को हम पकड़ते हैं दोनों तरीके से और पकड़ के भागे हम उस बास्केट की तरफ एक बॉल उठा के जो एम्प्टी है उसमें डालें, फिर वापस आए साथ में। इस तरह से आपने, मतलब ये एक बॉल प्ले गेम है बास्केट्स के। ठीक है, यानी ये आप नॉर्मल लाइफ में, रूटीन नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं, बिल्कुल। और जैसे आजकल तो बहुत इजी हो गई है लाइफ, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं, जैसे स्लाइड्स वगैरह हैं बच्चों की, जो कि आप इंडोर एक्टिविटीज, एक प्लेग्राउंड टाइप रूम को सेट कर सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इफ दिस इज नॉट सिवियर, अगर ये माइल्ड है या मॉडरेट है, तो बच्चे इंटरैक्ट करते हैं? इंटरैक्ट नहीं करते, इंटरैक्ट नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं करते। किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होती, एब्सेंट, लैक ऑफ, लाइक अगर वो राइम्स भी सुन रहे हैं, कोई पोइम भी सुन रहे हैं, तो वो खुद से कभी, जब आप पूछेंगे तब नहीं बताएंगे आपको, जब आप बोलेंगे कि ये बोलो, ये करो, वो करो, नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे कि कहीं से भी साइलेंट आई, आप साइलेंटली देखते हो बच्चा खुद से पोइम भी पढ़ रहा है, आप कहते हैं कि इसमें स्पीच नहीं है, बच्चे में स्पीच डिले है या बोलता ही नहीं है, लेकिन वो मम्मा पापा कह रहा है अकेले में, ठीक, किसी भी चीज की आवाज निकाल रहा है, जैसे आजकल जैसे डायनासोर्स और डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं, पूरा पैक मिलता है उसका, तो वो उसको खुद से लगे हुए हैं। अगर कोई उसके साथ, बच्चे के साथ इंडल्ज हो, बहुत इनकी बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्ट होती हैं इनकी बाउंड्रीज, तो हर कोई पर्सन उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हार्डली 2 to 3 पीपल होंगे उनके अराउंड जो उनसे कांटेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके टेस्ट के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगी, डिटेल में बात करेंगे। बढ़ते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा मीर साहब की, और बात हो रही थी म्यूजिक अकेडमीज के हवाले से, इनके फकदान के हवाले से। नौजवान नस्ल, हमारी यंग जनरेशन म्यूजिक की जानिब आ रही है, बिल्कुल आ रही है, शेर व शायरी भी पसंद करती है और लिखते भी हैं, पढ़ भी रहे हैं। कैसा आपको फील होता है जब आप देखते हैं कि चेंज आ रहा है, लिटरेचर से लगाव है? हमारे मुल्क के नौजवानों में ये शऊर होना चाहिए। एक पहले बड़ों ने भी काम किया तो उनके नाम आज तक जिंदा हैं, जैसे अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फराज, मुनीर नियाजी, और बड़े नाम हैं, ऐसे आना चाहिए। शायरी के शोबे में भी, मौसीकी के शोबे में भी आना चाहिए। नौजवानों में ये जज्बा होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि हमें इस मुल्क को लेके चलना है। ये मुल्क हमारा है, ये धरती हमारी है। बुजुर्ग तो अपना फर्ज निभा गए, हमें भी कुछ करना है। तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो आगे आएँ, सामने आएँ, अच्छे असातिज़ा जो बड़े शायर हैं उनसे सीखें, पूछें। जो म्यूज़िक के बड़े उस्ताद हैं, समझते हैं, वहाँ जाकर उनसे सीखें, पूछें, और ये बागडोर जो है मुल्क की ये संभालें। क्योंकि हमारे मुल्क में अब
अच्छी मौसीकी नहीं रही, बहुत फुकदान है। जहां भी सुनते हैं देखते हैं दिल जलता है। तो मैं ये चाहता हूं कि फिर से वो दौर आ जाए, और वो दौर आएगा कि जब हमारे नौजवान एक जज्बा रखेंगे, हिम्मत करेंगे, इरादा करेंगे कि हमें ये संभालना है, तो फिर इंशाल्लाह ये जरूर काम हो जाएगा। ठीक है, और हमारा म्यूजिक फिर जिंदा होगा। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि सीखने वाले नहीं हैं या सिखाने वाले नहीं हैं? सीखने वाले बहुत हैं बेचारे, सिखाने वाले भी हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान के एकेडमियों में असातिज़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भावलपुर में भी कर रहे हैं, कराची, लाहौर में भी, सब जगह कर रहे हैं। नए फनकार आएंगे सामने इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगे। मेरी भी कोशिश है कोई मैं भी 2-4 फनकार दूं अपने मुल्क को, और कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इंशाल्लाह फिर से हमारा वही दौर आएगा जो हमारी मौसीकी का होता था। बिल्कुल। आप गजल गायक हैं, आपके भी यकीनन ढेर सारे शागिर्द होंगे। किन चीजों पर आप ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा गौर करते हैं जब भी मौसीकी की बात होती है या आप सिखाते हैं? मौसीकी की बात होती है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ अच्छी शायरी। शायरी का होना जरूरी है कि हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, एक आम से लफ्ज है, लेकिन वो मकसद के तहत हैं, वो आज भी जिंदा है। आजकल जो शायरी हो रही है, बेढब हो रही है, उसका कोई न सर ना पाऊं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका वो इम्पैक्ट भी नहीं है, असर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ शायरी अच्छी। जब शायरी अच्छी होती है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जैसी शायरी जानदार है वैसी मैं धुन भी बनाऊं उसकी। तो फिर मैं उसकी धुन बनाता हूँ। फिर मैं देखता हूं कि अगर मैं इसे अच्छा गा सकता हूं तो मैं गाऊं, फिर मैं नजर दौड़ाता हूं कोई और अच्छा गाने वाला तो मैं उसको गवाऊं। बड़ी बात है वैसे ये। तो जब फिर और कोई अच्छा नहीं मिलता तो फिर मैं ही कोशिश करके फिर मैं गाता भी हूं, गवाता भी हूं, मैं शायर भी हूं, मौसीकार भी हूं, एज ए कंपोजर भी मैंने काम किया है। तो वो सिलसिला लेके चल रहा हूं मैं। तो ये 3 चीजें मिलती हैं तो एक संगीत बनता है, अच्छी शायरी, अच्छी मौसीकी, अच्छी आवाज। जब ये 3 चीज मिल जाएं तो फिर एक गाना बनता है, एक संगीत बनता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ये तीनों चीजें मजबूत हों और ये मैं लेके चलूं और अपने मुल्क कौम की खिदमत करूं। इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा और इस काम में हम आपके साथ हैं। गजल की जानिब बढ़ते हैं, सुनते हैं आपसे। जी, तो अब मैं हमारे मुल्क के बहुत बड़े अदीब, शायर, बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का, अमजद इस्लाम अमजद साहब, उनकी गजल पेश करता हूँ। जी जरूर जरूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले खूबसूरत सी गजल हम सुन रहे थे गुलाम मुस्तफा मीर साहब की आवाज में, बहुत खूबसूरत। और एक दफा फिर से कहना चाहूंगी कि बहुत खूबसूरत आवाज और बहुत खूबसूरत अंदाज। कैसा लगा लैला? बहुत खूबसूरत। लैला बहुत गौर से, बहुत शौक से सुन रही थी। मुझे ये वैसे बहुत पसंद है गाना। वैसे लैला को शेर व शायरी और म्यूजिक का शौक पसंद है, बहुत पसंद है। चले, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे बच्चों में इस अनोइंग से बिहेवियर की। इसको हम अनोइंग वैसे कह सकते हैं, क्रैंकी सा एटीट्यूड। ऑब्वियसली मतलब अनोइंग, अग्रेसिव, चीखना, चिल्लाना, रोना, चीजें तोड़ना, लड़ना और हर नेगेटिव बिहेवियर हैबिट बच्चे के अंदर डेवलप होती है और बिहेव करता वो। ठीक है। वैसे बज़ाहिर बड़ा आसान होता है ये कहना कि बहुत अनोइंग बिहेवियर है बच्चे का, बहुत क्रैंकी है या बहुत मूडी है, बट सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो उनको मालूम है जो एक्चुअली डील कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। पेरेंट्स से उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उन्हें अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स का सर्कल, अपना जो है सोशल सर्कल अपना उनको चेंज करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन और किड। ठीक है। क्रैंकी और मूडी एटीट्यूड की बात करते हैं तो आपने बोला था कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। हाँ जी। तो बाज़ औक़ात या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि माएँ डिनायल में रहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली। और मैं ही क्यों इसमें, कुछ जो होती हैं मदर्स वो गिव अप कर देती हैं टोटली, और कुछ हैं जो चाहती हैं आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करती हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल। 2% कह लें आप के जो रेशियो है जो कि गिव अप कर जाते हैं, छोड़कर चले जाती हैं मदर्स, या एक पेरेंट जो है वो चला जाता है, गिव अप कर देता है। वो मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, लेकिन फादर ज्यादा रेशियो में है एज कम्पेयर मदर्स। और लेकिन ये है कि मदर्स डिनाइल में आती हैं, उनको पहले उन्हें काउंसिल करना पड़ता है। ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट करेंगी तो फिर उस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी
तब तक नहीं होता। और उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाना जहाँ पर सब नॉर्मल बच्चे जाते हैं, हाँ जी। तो दिस इज मोर चैलेंजिंग, नहीं? ये ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन इसी चीज से देखें आज हमारी सोसाइटी में इस पे बहुत काम हो रहा है और माशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिविटी की तरफ ये चीज गई है कि जो पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे बच्चे, क्योंकि हम एबनॉर्मल कैटेगराइज नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये आते हैं स्पेशल नीड्स में, इनके लिए स्पेशल टर्म, इन्हें एबनॉर्मल कहेंगे, इनके साथ जस्टिस नहीं है, बिल्कुल जाती है। हाँ, क्योंकि वो फिजिकली हर लिहाज से ठीक है, नॉर्मल है, बस उन्हें एक मेंटली जो उन्हें एक असिस्टेंसी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे स्ट्रक्चरल स्कूल का होता है, स्ट्रक्चर फुल 8 to 2 या जो भी टाइमिंग्स है, इसी तरह बच्चों की भी टाइमिंग्स के लिए स्ट्रक्चरल एक ही रूफ, अंडर वन रूफ, इनके जो है डिफरेंट अम्ब्रेला थेरेपीज हैं। ठीक है। हाँ जी। आपने स्टेजेस और टाइप्स का जिक्र किया, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। माइल्ड में क्या सिचुएशन होगी? माइल्ड में होती है कि बच्चा एडजस्टेबल है, जैसे स्वेयर में 2 years लग सकते हैं एक टास्क को या माइलस्टोन को अचीव करने में किसी भी, तो मॉडरेट में उससे कम अरसा लगेगा कि मैनेजेबल होता है, और माइल्ड में मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप थेरेपीज की तरफ आ जाते हैं। आपने पहले बात की थी कि आप टेस्ट के बारे में पूछेंगे, तो मैं आपको बताऊं इसमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हार्मोनल चेक एंड बैलेंस के लिए होते हैं, जिसमें हम डायग्नोज करते हैं कि डोपामिन का लेवल है या कोई भी जो है स्टीरियोटाइप इसका कोई भी लेवल है हार्मोनल, वो बैलेंस्ड है या नहीं है। सही। ठीक है, अगर इम्बैलेंस है तो वो किस हद तक है, ठीक है, वो वहां से डायग्नोज होता है। दूसरा MRI होती है बच्चों की। MRI में 2 तरह के होते हैं, एक होता है फंक्शनल और एक होता है स्ट्रक्चरल। बिल्कुल। ठीक है, अब जो फंक्शनल, पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, MRI जब चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई जैसे नॉर्मल पर्सन का जो साइज होता है, जो ब्रेन साइज है वो, और जो स्पेशल नीड्स हैं उनके ब्रेन साइज में डिफरेंस है, या कोई इंजरी की वजह से या कोई प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती हैं। और इसके बाद देखते हैं हम उसकी फंक्शनैलिटी कि ये कितना ज्यादा रिस्पॉन्डिंग है, कमांड फॉलोइंग है, या जिस तरह भी उसके अंदर। ठीक है लैला, एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप क्या समझती हैं कि हमें अपना क्या किरदार अदा करना होगा? मुझे ये लगता है कि जितने भी मैं सिर्फ इसी हवाले से बात करना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं इस चीज से सफर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपसे हेल्प लें। एग्जैक्टली। उनको नहीं पता तो यू मस्ट गो ओवर देयर। ठीक है, आप उनकी हेल्प करें, उन्हें बताएं कि आपको कहाँ जाना है, आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के लिए चार्ज करें। आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए। तो आप अगर जिसमें ये चीज नहीं है वो इस फील्ड में आगे चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक है, एहसास नहीं है, आप किसी को भी जिच नहीं करें इसमें। आप अपने, कुछ लोग होते हैं कि फैमिली में होते हैं, किसी को कोई ऐसा है, तो कुछ लोग होते हैं वो अगर प्रोफेशनल्स हैं तो वो अपने प्रोफेशनलिज्म का मतलब उसी में एक रहें। ये नहीं है कि आप उनको पर्सनली कोई भी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करें, उनके लिए पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के लिए। ठीक है लैला, एक्सप्रेसिव ना होना आप क्या समझती हैं कि कितना मुश्किल रहता है? एक्सप्रेसिव ना होना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर अगर हम पेरेंट्स की बात करें, अगर पेरेंट आपको बिल्कुल ये बता रहे हैं कि इसका से ये मसला है, आपको बॉदर कर रहे हैं तो आप आए हैं, लेकिन किस लेवल पे कर रहे हैं ये आपको शो करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ताकि हम उसका कोई ऐसा ना हो कि अब उस बच्चे को तो ADHD है, उसके पीछे आपको डिप्रेशन हो जाए। बिल्कुल। उसके पीछे आपको एंजाइटी अटैक्स आना स्टार्ट हो जाए, या किसी और तरफ आप चले जाएं, या पेरेंट्स हैं वो ड्रग एडिक्ट हो जाए बीइंग अ फादर। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें देखना पड़ता है, कोई एक फैक्टर इसमें नहीं आता, हमें हर चीज प्लान करनी पड़ती है। असेसमेंट्स के बाद बच्चे को किस तरह लेकर चलना है, पेरेंट्स ने घर में कैसे करना है, बच्चा कर भी रहा है या नहीं कर रहा, फिर बाकायदा उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, वो सर्कुलेट होती हैं, देखा जाता है। फिर हर थेरेपिस्ट के ऊपर साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट के ऊपर फिर हेड साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके ऊपर फिर मैनेजर होता है, और जो फिर उसके बाद जो डायरेक्टर्स होते हैं, दे ऑल आर डूइंग सेम थिंग्स। बिल्कुल ठीक, वन स्टेप अहेड। ठीक है, अभी आपने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स द फादर हु गिव्स अप, तो आप क्या कहेंगी कि फादर क्यों? फादर इसलिए क्योंकि उनमें मुझे लगता है जो हमारा एक सोसाइटी का प्रेशर है, एक्सेप्ट नहीं करते हम किसी के लिए ना एक आसान रास्ता बनाने की वजह उसको डिफिकल्ट कर देते हैं। तो पेरेंट्स डरते हैं कि भाई हमें लेबल ना कर दें कि इसका बच्चा तो एबनॉर्मल है, क्योंकि कहते हैं भी पेरेंट्स में तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है
जब ब्लेमिंग स्टार्ट होती है तो चीजें किसी और तरीके से चलती बिल्कुल हैं। और ठीक। फादर यहाँ पे फिर क्योंकि ऑप्शंस हैं मेल को, क्योंकि वो मोर डोमिनेंट इन आवर सोसाइटी, Yeah. सो दे आर डूइंग मैरिजेस हाँ, और he can go for second marriage और third और सेकंड fourth। मैरिज और देयर आर लॉट ठीक। ऑफ थिंग्स जो कि वो करते हैं। बिल्कुल ठीक। इस टाइम पे ये इतना क्रिटिकल टाइम होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है। डाइवोर्स केसेस यहाँ पर सामने आते हैं, यहाँ ठीक। पे जाके मोर केसेस, मतलब एक चीज जो अफेक्ट कर रही है हमारी सोसाइटी को, इससे फिर फैमिली टू फैमिली चेन एक इतनी हाँ, बड़ी बन जाती ठीक, है, बिल्कुल आप ठीक। सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है कि सिर्फ पेरेंट्स हो रहे होंगे डिस्टर्ब, नो, सिबलिंग्स हो रहे हैं, पूरी family। पूरी फैमिली। ठीक है, थैंक यू सो मच लैला, आप आई nice और of आपने you। बहुत सारी चीजें शेयर की। Thank you so much इसके for हवाले having से me। मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उस्ताद गुलाम मुस्तफा मीर साहब। प्रोग्राम का इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक गजल जरूर सुनना चाहेंगे। जी शुक्रिया। तो अब गजलें तो 2 हो चुकी हैं, जी। अब मुल्क व कौम के लिए मैं चाह रहा हूँ एक मिली नगमा जी होना जी चाहिए। प्लीज, जरूर जरूर। ये राना अनवर अली साहब का लिखा हुआ मिली नगमा है, ठीक। और मैं तमाम सामईन जी, की जरूर। खिदमत में पेश करता हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दूसरा हिस्सा, दूसरा सेगमेंट जो है वो शुरू हो चुका है हमारे प्रोग्राम का, रोही एट 10 का। और इस सेगमेंट में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ करवाती चलूं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर मखदूम खालिद खुर्शीद साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। खैरियत से हैं? हाँ जी, सब ठीक हाउ ठाक इज है। लाइफ? लाइफ इज गुड इफ यू आर माशाल्लाह। गुड। दिस इज व्हाट मैटर्स। अगर आप ठीक हैं तो फिर Yes, जिंदगी if ठीक you है। are satisfied in from every point of view, then life is good. Depend. ठीक, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एज अ चेयरमैन Yes. आपकी लाइफ में ये चीज कब ऐड हुई, कब आप बने चेयरमैन, कब से मुझे इस सफर का आगाज हुआ? चेयरमैनशिप पर आए हुए कोई ये 7th ईयर है कंटिन्यूसली। माशाल्लाह। मैंने ये चार्ज 15 में दिसंबर 3 को लिया था, तो अब Okay. 22 है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो है वो सेकंड टेन्योर कंप्लीट होने करीब है, माशाल्लाह। और ये 7th ईयर चल रहे हैं माशाल्लाह कामयाबी के साथ, और बेहतरीन तरीके से हम चला रहे हैं डिपार्टमेंट, और बड़ा फ्लरिश किया इसने। इन 7 सालों में कोई तकरीबन हमने 600 मोर स्टूडेंट ऐड किए हैं और 6 माशाल्लाह। प्रोग्राम। तो जिस वक्त मैंने चार्ज लिया था उस टाइम 349 स्टूडेंट थे, अब हमारे पास मोर देन 950 हैं, और माशाल्लाह। 10 प्रोग्राम फ्राम BS टू PhD हम रन कर रहे हैं इसको, वाह, जिसमें ज़्यादातर टीचिंग के प्रोग्राम है, स्पेशल एजुकेशन के हैं, MPhil है, PhD है, और B.Ed है, जिसे हम प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं, तो ये हम इस वक्त कामयाबी से रन कर रहे हैं। यानी तब्दीली आई है। हाँ जी, कह सकते हैं। ठीक तब्दीली है। आनी भी चाहिए, फिर वरना यूजलेस होता है, आप किसी जगह बैठते हैं और जिम्मेदारी पूरी ना करें, बिल्कुल। अगर फ्लोरिश नहीं करते तो। लेकिन इसके साथ साथ जो मेजर इशू है वो क्वालिटी का है, पूरी वर्ल्ड में कहना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में। तो तादाद बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना, हाँ जी। एग्जैक्टली, क्वालिटी ओवर हाँ जी। क्वांटिटी एवरी टाइम। क्वालिटी ठीक और है क्वांटिटी दोनों चलनी चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मखदूम खालिद खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्हीं के साथ हमें हमारे दूसरे मेहमान ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह। एक दफा फिर से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, स्टैटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक। आप ठीक है, खैरियत जी, से जी हैं? बिल्कुल ठीक। जिंदगी कैसी चल रही है जी आपकी? बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम आज भी डिस्कस करेंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि आज हम लेजर ट्रीटमेंट पर जरा फोकस करें कि एक्चुअली ये है क्या, लोगों का यही कंसर्न होता है कि कितना एक्सपेंसिव है, क्या पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि वुमेन भी फेस कर रही होती है, दैट इज अबाउट फेशियल हेयर। जी जी बिल्कुल। तो वो कुछ जब ज्यादा बढ़ जाता है, ये इशू जब ज्यादा हो जाता है, तो दे आर इंक्लूडिंग मी कंसर्न हो जाते हैं कि एक्चुअली इसकी रीजन क्या है। तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? इसमें अगर आप उसके रूट काज में जाए ना, तो सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है, हार्मोनल तो इश्यूज। उसके लिए इस तरह का जब भी कोई हमारे पास आता है, कोई आदमी आता है या औरत आती है, कोई भी आता है, तो उसका हम पहले हार्मोन्स के चेक कराते हैं। ठीक। तो उसमें कोई एस्ट्रोजन, कोई टेस्टोस्टेरोन, कोई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन्हें देख के हमें अंदाज़ा होता है इसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज्यादती है। ठीक। आमतौर पे औरतों में अगर टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू ज़्यादा आती है तो फिर उसको हम करेक्ट करते हैं। तो आमतौर पे इस तरह करने से उसके फेशियल हेयर्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक। तो इसी तरह, लेकिन उसके बाद फिर आप देखेंगे ट्रीटमेंट भी इनमें काफ़ी सारी हैं फेशियल हेयर्स को ख़त्म करने के लिए।
सबसे पहले तो आप इसी पे आ जाएं, हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट करना। ओके, उसके बाद फिर लेजर आ गया, फिर इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर बारी बारी करके हम तमाम बिल्कुल। चीजों को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है खालिद खुर्शीद साहब, और जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान में क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं, क्या चेंजेस आए हैं, करंटली क्या चल रहा है? करंटली ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारी रिसर्च है जी, उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए और उसको जो है रियल रिसर्चेस पर हम आए, और जो फेक वेज हैं या इनको हम बचा जाए। हाँ, ख़ास तौर पर प्लेजरिज्म तो एक इट सेल्फ चेक करना अच्छी बात है, लेकिन जो आजकल मैं देख रहा हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही, तो स्टूडेंट जो है जब ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर नहीं ले पाते तो फिर वो शॉर्टकट्स पे जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कौमी सतह पर बहुत ही ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर की है कि टीचर इट सेल्फ ट्रेंड होना चाहिए। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, अगर जो टीचर टेक्नोलॉजीज़ नहीं सीखते या अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो फिर वो स्टूडेंट उनके इसी तरह के शॉर्टकट लेते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है, और फिर वो समझते हैं कि शायद यही सब कुछ है, और फिर आने वाली नस्लें भी इन डेंजर हो जाती हैं। और ये हमारी एज ए कॉम जो है, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। लिहाजा मेरा मैसेज है आप तमाम अपने टीचर से, चाहे वो किसी एज में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप एंथुजियास्टिक हैं और आप के इमोशंस हैं कि आप उसको टेक्नोलॉजीज़ को सीख जाएं और अपने बच्चों को सिखा दें। है तो ये एक प्रोसेस, एक फ़ेनोमेना है कि जो आपने सीखना है और इसको चलाना, कोई इसमें बड़ी आर्ट या फ़न नहीं है, सिर्फ आपकी ऑनेस्टी एक जो है ना, और आपकी जो है ना उसको चाहना कि जी मैंने ये करना है और मेरा जो प्रोफेशन है मुझे ऑनेस्टी के साथ यहाँ से निकलना है, और अपने आने वाले बच्चों को हमें अखलाकियात और ऑनेस्टी पर, हार्ड वर्क पर लेकर जाना है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि ये चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। वरना जो है रियल रिसर्चेस मेरे तजर्बे में कम है, तो स्टूडेंट जो है इधर उधर से हेल्प लेता है, शॉर्टकट्स लेता है, और आजकल तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जिनको हम स्पिन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है कि स्पिन सॉफ्टवेयर लगाकर सारा जो अपना मटेरियल है उसको स्पिन कर देते हैं। स्पिन से मुराद यह कि मीनिंगलेस हो जाता है। अगर कोई शख्स 2 पैराग्राफ बड़े गौर से पढ़ ले तो उसको साफ पता चल जाता है कि इट इज़ मीनिंगलेस। तो मीनिंगलेस से हमारी ये बुक सब भरी पड़ी हैं, जो मेरा कंसर्न है ये इससे बहुत बड़ा। ठीक है, तो हमें सबको एज ए कॉम इस पर एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, खालिद साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि ये शॉर्टकट्स क्यों अपनाए जा रहे हैं? अपनाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। हर फिनोमेना बहुत वे होता है। स्टूडेंट चाहता है मुझे डिग्री मिले और शॉर्ट टाइम में मिले, मेहनत नहीं करना चाहता। टीचर जो है उस जो टेक्नोलॉजी है और वो जो उसकी एक एक्सपर्टीज है उसको वो सीखना नहीं चाहता। सम टाइम एज का हम एक सहारा लेते हैं कि जी हम एज हो गई यार नहीं सीखते, नहीं, सीखने की एज टिल बर्थ टू डेथ है। एग्जैक्टली। और ये आपकी डिपेंड करता है कितना प्रोफेशनलिज्म है। अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म है और आप इसको ऑनेस्टी के साथ अपने प्रोफेशनलिज्म को उजागर करना चाहते हैं और कम उसको, तो आप किसी इवन स्टूडेंट से भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सीखने के लिए आज जो मशीन है आपके पास, जिसको हम लैपटॉप कह लें या उसका इंटरनेट का सिस्टम है, ये तो घर पे ट्यूटर है और ये वर्ड का नॉलेज देगा। तो ये स्टूडेंट आप इतने माशाल्लाह तेज़ हैं कि उनको ये ऐसी ज़रूरत नहीं है कि टीचर एक गाइड है। अगर वो भी प्रॉपर उसको नहीं प्रोवाइड करता फिर स्टूडेंट यकीनन अपना दूसरा रास्ता लेते हैं, और ये जो है ये एक बहुत डार्क पहलू है जिस पर मैं आज इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। वैसे तो गाय बगाए इंडिविजुअली मैं अपने स्टूडेंट के साथ रोज़ाना बात करता रहता हूँ, जो भी मुझे मेरे दोस्त मिल जाएं मेरे प्रोफेशन के, तो मैं उन्हें ये चीज़ें लफ्ज़ भी बताता हूँ कि जिस वक्त ये ख़ास वर्ड है अंडर स्टडीज़ या अंडर स्टडी या होम रूम, इस तरह के वर्ड आने शुरू हो जाएंगे लिखाई में, तो आप समझ आए कि ये काम ठीक नहीं है, ये चोरीशुदा है और इसके ऊपर मैनिपुलेशन की गई है। तो ये लफ्ज़ मैंने स्पेशली आज बोले हैं, मेरे जो भी दोस्त सुनेंगे, तो अंडर स्टडीज या अंडर स्टडी इकट्ठा अगर जुड़ा हुआ लफ्ज़ हो तो ये मीनिंगलेस है। इसका दुनिया में किसी डिक्शनरी में ये इसके मीनिंग नहीं है। तो प्लेजरिज्म वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है टर्निटिन, वो बेचारा ब्लाइंड हो जाता है, फेल हो जाता है और ये पास हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये कौमी सतह पर जिम्मेदारी है, और अल्लाह ने मुझे आज मौका दिया कि मैं पाकिस्तान लेवल पर ये बात कर सकूं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा मौका है। वेरी बिग इशू, ये खाली इशू रिसर्च का नहीं है, ये आपके एथिक्स का इशू है, आपकी कौम का इशू है। स्टूडेंट समझता है यही सब कुछ है, तो आने वाले भी तो फिर ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब आप एक स्टूडेंट अगर ऐसा तैयार कर लेंगे तो उसने कम से कम 10,000 स्टूडेंट अपने कैरियर में पढ़ाने हैं। अब उस 10,000 को फिर आगे 10,000 से मल्टीप्लाई करें, ये बात करोड़ों में जाती है।
तो लिहाजा हमें अगर इसको रूट पे अगर काट दें, रूट पे इसको सीख लें, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी कॉन्शियस एफर्ट है। अगर सब लोग कर लें कि मुझे अपना ऑनेस्टी से काम करना है, हार्ड करना है, तो ये दिनों की बात है, दिनों में आप ट्रेंड हो सकते हैं। सिर्फ सोचने की बात है थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक। एक तरफ टेक्नोलॉजी का और जिस तरफ हम जा रहे हैं, बिकॉज हर मैदान में हमने डेवलपमेंट की जानिब तो जाना ही है, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में। तो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी, डिपेंड्स ऑन द वे आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे आपकी परसेप्शन है, आप उसको आया पॉजिटिव यूज करते हैं, नेगेटिव यूज करते हैं, अप टू यू, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मल्टीमीडिया का कैसे पॉजिटिव यूज हो सकता है इन यूनिवर्सिटीज एंड डिपार्टमेंट्स? मल्टीमीडिया का तो यूज है जस्ट ट्रांसफरिंग द लेक्चर, कि आपने अपना मटेरियल जो है वो तैयार कर लेना है। इट्स अ टाइम सेविंग। एक दफा हार्ड करेंगे, एक दफा मेहनत करेंगे, आपका सालों के साल वो लेक्चर काम आएगा। तो यानी ये तो है ट्रांसमिटिंग मीडिया है कि आपने स्टूडेंट को एक साफ सुथरे तरीके से टाइम सेविंग से आपने डिस्प्लेस पे ले जाना है और आप साथ खड़े होकर उनके जस्ट क्वेश्चन को जो है वो एड्रेस करेंगे। तो मल्टीमीडिया का ये एक फ़ायदा है कि ये टाइम सेविंग है और इसको अगर आप सेव कर लेंगे तो सालों साल काम आएगा। तो पेपर से बच जाते हैं, जो कि बचत भी है, पैसे की भी और टाइम की भी, और दूसरा उसमें नीटनेस है, अट्रैक्शन है। तो मल्टीमीडिया मैं समझता हूँ इस तरह ये अच्छा है। बिल्कुल ठीक। इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। रिसर्च कंडक्ट करना, रिसर्च एक्चुअली जो रिसर्च का प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, वो बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। उसको वो चैलेंज समझते हैं। ऐसा क्यों है कि रिसर्च का जो स्टेज है उससे स्टूडेंट्स खौफ खाते हैं? एक्चुअली ये मैंने भी देखा है। खौफ की बात नहीं है, ये भी एक यानी लर्निंग है। बिल्कुल, लर्निंग अगर स्टेप बाय स्टेप हो और टीचर उनको बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप उनको सिखा दे। ये 4-5 सॉफ्टवेयर है मैं समझता हूँ। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है आपका आम सिंपल, अगर गूगल स्कॉलर यूज कर लें जो रिसर्च के लोग हैं और उसकी डाउनलोडिंग सीख लें, वो भी 5 मिनट की बात है। अगर उनका टीचर को डाउनलोडिंग आती है प्रॉपर, कि जैसे एडवांस सर्च में जाकर उनको सिखा दे, कंट्रोल कर दे। क्योंकि रिसर्च में हम समझते हैं कि जो लेटेस्ट रिसर्चेज है उनकी वर्थ होती है, ओल्ड रिसर्चेज की वर्थ कम होती है। अब कोई डिफाइन है या कोई लॉ बना है या थ्योरी डेवलप हुई है, चाहे वो 1932 में, वो तो वैलिड है। लेकिन जो वर्थ है, हम कहते हैं कि the research done in 22 is better than 21. 21 is better than 20. तो वो आपको गूगल स्कॉलर जो है ये सर्च इंजन फैसिलिटी देते हैं, आपके हाथ में कमांड होती है। मैं अगर चाहूं तो मैं सिर्फ 3 ईयर के अंदर महदूद रख के जितना लिटरेचर का मैं ले आ सकता हूं, जो कि टेक्निक है। तो वो टेक्निक हमारे लोगों को नहीं आती, इवन हमारे असातिज़ा को भी नहीं आती। आई ऑब्जर्व इट। तो जब टीचर को नहीं आती, स्टूडेंट को कैसे आएगी? है तो 5 मिनट का काम। तो सिर्फ कॉन्शियस एफर्ट है, अगर आप कर लें तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो जब लिटरेचर मौजूद है, अब टीचर उसको स्टेप बाय स्टेप कंडक्टिंग सिखा दे। अगर उसके पास सॉफ्टवेयर है, सपोज SPSS है, एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, ये सीखने में ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे। उसके बाद डाउनलोडिंग का सॉफ्टवेयर है, 15 मिनट चाहिए अगर सीखने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, कमांड सीखनी है ना। उसके बाद आपके पास जो है टर्निटिन का सॉफ्टवेयर HEC ने हर टीचर को दिया हुआ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, कि वो अपने बच्चों का प्लेजरिज्म स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहे। तो क्यों ना उसको 2 पेजेस दे के पहली स्टेज पर उसको पकड़ ले के जनाब ये ठीक है, ये गलत है, तो आगे जब वो बुकलेट डेवलप कर लेता तो अब तो इम्पॉसिबल है। अब इसका मतलब या तो वो नया लिखेगा, जो कि ना पॉसिबल है। मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉसिबल 3 टास्क है, जैसे नया पौधा ग्रो करना, एक दरख्त। तो लिहाजा क्यों ना रूट काज वहीं पकड़ ली जाए पहले पेज के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो स्टूडेंट के लिए भी मिशल राह होती है, और दूसरा ये उसको ये पता चल जाता है कि मुझे हार्ड भी करना है, सीखना भी है, मेहनत भी करना है और कंट्रीब्यूट भी करना है। तो जब फेक चीजें आएंगी तो यकीनन ही मस्ट बी गिल्टी होल लाइफ। खालिद साहब, रिसर्च पर तो बात हो ही रही है। रिसर्च का ऐसा स्टेज है जो आप समझते हैं कि वैसे तो ओवरऑल द होल प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई एक स्टेज जो है वो ऐसा होता होगा, लिटरेचर रिव्यू या एनीथिंग एल्स, जो कि आपको लगता हो या स्टूडेंट्स को लगता हो कि यस दिस इज द टफ वन? रीडिंग, जो रीडिंग है ना, दिस इज द लैकिंग एलिमेंट इन आवर सोसाइटी, कि हमें रीडिंग की हैबिट्स नहीं है। बिल्कुल। अगर रीडिंग की हैबिट पड़ जाए और स्टूडेंट लिटरेचर को डीपली पढ़ ले, हर चीज वो बता देता है। बिल्कुल। हर प्रोसीजर लिटरेचर के अंदर मौजूद है कि क्वेश्चनर कैसे डेवलप करना है, उसी में से क्वेश्चन निकलते हैं। रेफरेंसेस कहाँ से लेने हैं, उसी में से निकलते हैं। बिल्कुल सही। मेथोडोलॉजी वही देता है। अब हर चीज समझे कि रेडीमेड है, सिर्फ आपको
थोड़ा सा क्रिएटिव और क्रिटिकली उसको देखना होता है और अपना उसको बनाना होता है। इस देखिए रिसर्च का माना है डू अगेन एंड अगेन, कि ऑलरेडी डन, आपने उसमें थोड़ा सा नॉलेज ऐड करना, बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी रिसर्च को हवा ना बना, ये कुछ नहीं है। तो सिर्फ रिसर्च के माने इटसेल्फ ये है कि री मीन अगेन, कि आपने जो लोगों ने काम किया उस काम को आगे बढ़ाना। अगर आपने आगे नहीं बढ़ाया, व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज मीनिंगलेस। तो इसका मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज में अगर आपने एक पेज का भी इजाफा किया, ये एक आइडिया भी आपने इजाफा किया दुनिया में, तो अगर आप एक पेज पर भी लोग पीएचडीज करते हैं, चूंकि उनकी नॉवेलिटी होती है, उन्होंने बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा किया होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा काम ही नजर आ रहा है। हम अक्सर स्टूडेंट से जब वाइवा करते हैं पीएचडी में या एमफिल में, तो हम कहते हैं कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, कि आपका क्या काम रिसर्च में, ऑलरेडी इट हैज बीन डन बाय मैनी पीपल। आपने क्या नया आप किया गूगल पे अगर एक सिंगल क्लिक मारे तो 1000 उस जैसी निकल आएगी। तो इसका मतलब आपका क्या, अगर आपने कोई उसमें नोवेलिटी नहीं लाए और आपने उसका रैशनल डेवलप नहीं किया, मीन के व्हाई यू हैव डन दिस रिसर्च और ये टाइटल क्यों लिया, अगर वो जस्टिफाई नहीं करता, ये मीनिंगलेस हो जाती बात। तो ये चीज बड़ी अहम है, मैं समझता हूँ। ठीक है, आपने अभी ऐड किया बहुत वैलिड पॉइंट कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स पर भी काम करने की जरूरत है। इस पर भी हम जरूर बात करेंगे, टीचर को सीखना ज्यादा जरूरी है, डिटेल में बात करने की इस पर जरूरत है। इस पॉइंट को मैं जरूर आपसे कुछ कॉमेंट लेना चाहूंगी, इस पर जरूर आपसे कुछ बात करना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक टीचर की मेंटल हेल्थ पर काम करने की भी खासी जरूरत है करंट सिचुएशन को अगर हम देखते हैं। डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद है, एक दफा फिर से स्टैटिक फिजिशियन। वैसे अभी हम बात तो कर रहे हैं फेशियल हेयर की और उसके रिमूवल के हवाले से, लेजर ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करने के हवाले से, लेकिन बाज दफा लोग डर्मेटोलॉजिस्ट और स्टैटिक फिजिशियन के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जी जी बिल्कुल। तो कैसे समझाया जाए? डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली स्किन से रिलेटेड है और सारी स्किन की जो कंडीशंस हैं, जो एलिमेंट्स है, वो उसको डील करता है। जबकि एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो सारी बॉडी को डील करता है उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। वो फेशियल हेयर्स के लिए भी है, वो कोई करेक्शन की जरूरत है, कोई राइनोप्लास्टी है, कोई फिलर्स हैं, कोई और इस तरह की प्रोसीजर्स हैं, वो सब प्रोसीजर करता है। और बाद में इसमें डेंटिस्ट भी कुछ ओवरलैप करते हैं, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं वो भी इसमें कुछ उनकी भी एंट्री है, वो भी कुछ करते हैं। बेसिकली ये काफ़ी सारी उनसे ओवरलैपिंग होती है इसकी, लेकिन बेसिकली एस्थेटिक फिजिशियन का मकसद ये है कि आपको खूबसूरत बनाए बस, और उसमें जो भी प्रोसीजर हो सकता है, आपको स्मार्ट बनाए, आपका वेट कम करे, आपकी लेजर ट्रीटमेंट करे, आपके फिलर्स करे, बोटॉक्स करे, आपको क्रायोलाइपोलाइसिस करे, कुछ भी करे, तो उसका काम ये है। सही है, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं फेशियल हेयर के रिमूवल के हवाले से। रीजंस आपने आइडेंटिफाई कर दी कि ये कॉजेज हो सकते हैं, इन वजूहात की वजह से आपके फेशियल हेयर जो है उनकी ग्रोथ ज्यादा हो सकती है या कहीं भी। तो इसका रिमूवल का तरीका कहाँ से शुरू किया जाए? सबसे पहले तो आप उसको अगर मेडिसिन से करेक्ट करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, तो वो फेशियल हेयर्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा तरीका इसमें आ जाता है लेजर्स का, जैसे आप बता रही हैं। लेज़र भी काफ़ी सारी किस्मों के हैं, कुछ पिको लेज़र हैं, कुछ डायोड लेज़र हैं, कुछ फ्रैक्शनल लेज़र हैं। इससे मेरी मुराद ये कुछ एक्ने के लिए हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स रिमूव करने के लिए हैं, और कुछ फेशियल हेयर के लिए हैं। ठीक है। बेसिकली डायोड लेज़र जो हैं वो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए होते हैं, इसकी मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और बेसिकली इसमें जो कलर है बालों का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि उसमें जो ब्लैक कलर है या एशियन या ब्राउन कलर है, या वो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। जो ना ये सारी चीज़ें देखते हुए ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है कि इसकी क्या ट्रीटमेंट की जाए। तो लेकिन ये है कि लेजर्स में भी आपको कुछ सेशंस कराने पड़ते हैं। बाज़ लोग 2-3 सेशन, बाज़ 7-8 सेशन, इस तरह वो डिपेंड करते हैं आपके हेयर्स पे, और साथ ही उसकी बेसिकली मेडिसिन की ट्रीटमेंट और साथ ही लेज़र, ये सारी चीज़ें मिला के फिर उसको मतलब बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। ठीक है। एक सेशन का क्या ड्यूरेशन होता है? एक सेशन आप ये समझ लें कि तकरीबन 10-15 मिनट भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एरिया पे डिपेंड करता है कि एरिया कितना है। तो आपने कोई अपनी स्किन को पहले से प्रेप करना होता है, कुछ करना है लेज़र से पहले? बेसिकली बाज़ लोग नमिंग क्रीम भी लगाते हैं ताकि वो थोड़ा सा एनेस्थेटाइज हो जाए, लेकिन बाज़ लोग उसके बगैर भी करते हैं, क्योंकि इतना कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। पेनफुल प्रोसीजर नहीं है? जी जी, इतना पेनफुल प्रोसीजर नहीं। ठीक है। कितने सेशंस होंगे आपके, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपकी कलर पे, हेयर के कलर पे, और डिपेंड करता है आपकी एरिया कितना बड़ा है। बाज़ लोग तो सारी बॉडी की वो कराते हैं, हेयर रिमूव करवाते हैं, उसके लिए फिर ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा सेशन चाहिए, और सिर्फ फेस पे है तो उसके लिए फिर कम सेशन चाहिए, लेकिन एक सेशन में बहरहाल नहीं होता। एक सेशन में नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि एक सेशन होगा और
ये चीज जो है, ये मसला जो है ये खत्म हो जाएगा, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? ना, उनके लिए ये मैं यही कहूँगा कि एक सेशन इसके लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सेशन होता है, उसके बाद फिर देखते हैं ग्रोथ कुछ कम होती है, फिर उसको दोबारा असेस करते हैं कि अब ये ग्रोथ कम हुई है, इसका दोबारा सेशन कराया जाए, फिर अगली दफ़ा उससे कम ग्रोथ होती है। इस तरह ग्रेजुअली ये कम होता है। यानी ये मार्जिन तो है ना कि ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। जी जी अच्छा, और एक इसके अलावा एक इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है, एक और चीज़ से थोड़ी सी हट के। वो बेसिकली हर बाल की रूट में उसको मतलब जला देती है, और वो एक ज़्यादा कामयाब प्रोसीजर है, लेकिन उसका थोड़े से स्कार्स रह जाते हैं, तो इसलिए उसको लोग अक्सर फिर प्रेफर नहीं करते, फिर लोग लेज़र को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब अगर वो ज्यादा इफेक्टिव है और उसके स्कार्स रह जाते, तो कोई तरीका नहीं है कि वो स्कार्स जो है वो खत्म हो जाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम? आहिस्ता आहिस्ता खत्म तो होते हैं, लेकिन बाल स्कार परमानेंट भी हो जाते हैं। बेसिकली आप देखें ना, आपने एक एक बाल को आपने वो बर्न करना है, उसकी रूट को बर्न करना है, जो हेयर फॉलिकल है, तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए, और उसके लिए सेशन भी ज़्यादा चाहिए, और उसमें स्कार्स का भी थोड़ा सा खतरा है। ठीक, तो फिर इसलिए उसको प्रेफर नहीं ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, और लेजर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, फीमेल ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलती हैं या मेल? फीमेल्स, मतलब जाहिर है इसमें फीमेल ज़्यादा मिलती हैं देखने को, लेकिन मेल्स भी होते हैं। मेल्स भी होते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, इस बारे में मजीद डिटेल में भी बात करेंगे, और जो भी प्रोसीजर्स हैं, कितना टाइम होता है, क्या स्टेजेस होते हैं, कितनी टाइप्स होती है, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं टीचर्स पर काम करना कितना जरूरी है? देखें, जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट, या जो भी है, ये कंटिन्यूस अमल है। जैसे डॉक्टर्स जो हैं ये सारी लाइफ पढ़ते हैं, ट्रेनिंग्स पे रहते हैं, इस तरह टीचर का भी यही है कि इनकी कंटिन्यूस डेवलपमेंट और वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए, इवन कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, ताकि जो नॉलेज शेयरिंग का अमल है वो बड़ा ज़रूरी है। जो लोग बड़े डायनामिक हैं वो इस अमल में हमेशा रहते हैं, और अपने आप को भी ग्रोथ में लाते हैं, और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी वो एक मिसाल राह बनते हैं। तो इसका मतलब टीचर ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये जो सेल्फ स्टडी है वो तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टीचर को क्लास में वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए। अगर उसने कोई स्टूडेंट की जिम्मेदारी किसी भी ले ली है, तो उस पर उसको फुली कमांड होनी चाहिए, फिर उस स्टूडेंट को ले, वरना उसको मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए। कि जैसे एक अनाड़ी बंदा जो है, या जो लेस प्रोफेशनल है, वो चीज़ों को उस तरह से डेवलप नहीं कर सकता। इस तरह टीचर का भी यही मसला है कि अगर वो टीचर खुद वेल इक्विप्ड नहीं है और वेल ट्रेंड नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट की उतनी प्रेपरेशन कर सके। इवन के जो इसके साथ साथ मॉरल प्रेपरेशन, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीचर को भी इटसेल्फ एक फुली कैरेक्टरफुल इंसान होना चाहिए, और उसको दुनिया से जो है वो दुनिया की जो मोहब्बत है उसके दिल में काम होनी चाहिए मेरी नज़र में। तो असल में जब टीचर एक आइडियल स्टेट पे आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके फॉलोअर भी उसी तरह ही चले जाते हैं। तो इसका मतलब है ये एक जो सिंगल एंटिटी है, उस्ताद, सही अगर जिसको हम उस्ताद कहें, तो फिर वो एक वाकई रोल मॉडल होना चाहिए। और उसको, ठीक है, दुनिया की ज़रूरियात तो मैं समझता हूँ सबके राइट्स भी हैं, लेकिन इनके लेने के तरीके जो हैं वो बेहतरीन होने चाहिए, और जो है जिसको कहता है ना कि बेबहा नहीं होना चाहिए कि हर वक्त हम हाथ फैलाए रखें। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी नीड्स, मैं समझता हूँ आजकल टीचर की तनख्वाह बेहतरीन है। आज से 20 साल पहले टीचर की तनख्वाह बहुत कम थी, अब तो टीचर की तनख्वाह बड़ी रेस्पेक्टेबल है, और ये कंपैटिबल है, और आम प्रोफेशन के साथ बेहतरीन मैच करती हैं। तो फिर भी अगर आपकी वो तसल्ली नहीं होती, तो फिर आपकी ये ज़ाती प्रॉब्लम है, इनर इशू है। तो अगर एक टीचर, मैं समझता हूँ कि सही टीचर है, तो फिर उसको मॉरली और नॉलेज वाइज फुली स्ट्रांग होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, एक मुकम्मल इंसान होना चाहिए। खालिद साहब, प्रैक्टिकल वर्क कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, देखें, थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बात आ जाती है। थ्योरेटिकल चीज़ें आप दुनिया में जितनी मर्जी पढ़ते रहें, जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, आप एक कंप्लीट चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इवन आप अगर एक सेइंग करते हैं और प्रैक्टिकली फेल हो जाते हैं उसको प्रूव करने में, तो फिर आपका क्या इमेज रहेगा? इसका मतलब है अगर आपकी सेइंग और डूइंग मैच नहीं कर रही, इट मीन्स यू आर फ्लॉप्ड, तो आप उल्टा फ्लॉप हो रहे हैं, और समझे कि एक मैसेज रॉन्ग कन्वे कर रहे हैं सोसाइटी को कि आप तो कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो इसका मतलब है थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई थ्योरीज हैं तो उनको प्रैक्टिकली प्रूव करना बहुत, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ठीक है, अपनी जो डिस्कशन है उसको हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम के इस हिस्से में। आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद है डॉक्टर मखदूम खालिद खुर्शीद साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च पर कितना काम हो रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, इस हवाले से ब्रीफली हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, लेकिन हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को अपने सेगमेंट में, डिस्कशन में कवर किया जा सके। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह, और जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अब बात करेंगे राइनोप्लास्टी के हवाले से। राइनोप्लास्टी एक्चुअली है क्या? बेसिकली किसी का नाक अगर दरमियान में बैठा हुआ हो, किसी का नाक थोड़ा सा टेढ़ा हो, तो इसको करेक्ट करने का जो प्रोसीजर है इसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है। बेसिक अगर आप देखें तो अगर इसकी सर्जरी करवाई जाए उसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें काफ़ी टाइम चाहिए। लेकिन जो हम एस्थेटिक प्रोसीजर के तौर पे करते हैं इसको हम कहते हैं लिक्विड राइनोप्लास्टी। तो इसमें हम फिलर्स भर के उसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक। लेकिन इसका फिर ड्यूरेशन कम होता है, तकरीबन 1 साल या 1.25 साल इसका इफेक्ट रहता है। उसके बाद दोबारा उसको आना पड़ता है करेक्शन के लिए, लेकिन वो प्रोसीजर इस तरह समझ लें कि 15-20 मिनट का प्रोसीजर सारा है। आप ये मिसाल समझें कि एक दो मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई जिसकी शादी अगले हफ्ते थी, लेकिन उसकी राइनोप्लास्टी होने वाली थी। अब उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो सर्जरी करवाए, तो उसकी 15-20 मिनट लगे, उसकी राइनोप्लास्टी हो गई और खुश हुई, अब तो उसकी शादी भी हो गई। तो ये बाद में फिर 1 साल के बाद वो दोबारा आएगी और उसके बाद वो फिर करेक्ट कर 15-20 मिनट के लिए आएगी और वो फिर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। एक होता है कि आपको लगता है कि जी आपको अपना जो भी फेशियल फीचर है या कोई भी साइड है, कोई भी पार्ट है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप उससे मुतमईन हैं, कोई और भी सिचुएशन ऐसी होती है, कोई और कंडीशन ऐसी होती है कि आपको लगे कि हाँ जी आपको करेक्शन की जरूरत है, अगर वो प्रॉब्लम कोई कॉज कर रहा है आपको? जी बिल्कुल। इसमें तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। आपके चेहरे की झुर्रियां हैं, स्किन लटकी हुई होती है, लूज स्किन है, इसके अलावा कोई उस पर ब्लैक उस पर निशान है, ठीक, कोई और इस तरह की सूरत है, काफी सारी कंडीशन है। ठीक है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है राबिया रशीद भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, कैसी हैं आप? ठीक। हेलो, राबिया की आवाज जो है वो जी हमारे साथ मौजूद है। ठीक, बिल्कुल ठीक हो। मेरी ना स्किन है, उसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था। आपकी स्किन को क्या हुआ है? छाई। ओके, वही इशू, वेरी कॉमन इशू। आप उनके चेहरे पर छाइयों का इशू है। राबिया, आपको बताते हैं, कुछ और पूछना चाहेंगी? जी, कुछ और पूछना चाहेंगी? छाइयों के अलावा कोई और प्रॉब्लम है? जी, और बाल है, फेशियल है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस उन्होंने बता दिया। ये तो एक बहुत ही कॉमन मसला है। ठीक है राबिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपका जवाब अभी देते हैं। क्योंकि जहाँ मेलानिन ग्रैन्यूल ज्यादा कलेक्ट होगा उसमें फिर ये झाइयाँ हो जाएंगी, जिसको हम ये ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो इसको करेक्ट करने के फिर मुख्तलिफ तरीके हैं। मेलानिन की कंसंट्रेशन कम करने के लिए कुछ क्रीम्स आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसका तरीका ये है कि इसमें धूप से फिर बचा जाए, क्योंकि जब वो डायरेक्ट सनलाइट में आएंगे तो फिर दोबारा वो खतरा है उसका होने का। इसलिए कंटिन्यूस इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी अरसे के लिए है। इसके अलावा बाद दफ़ा प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उसकी वजह से भी ये सूरत हाल ज़्यादा होती है और काफ़ी सारे जिस्म पे निशान पड़ते हैं। चुनांचे उसको हार्मोन से करेक्ट करने की ज़रूरत है और उसके लिए टाइम चाहिए। इसको फिर कुछ मेडिसिन से करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर पता लगता है छोड़ दिया, फिर दोबारा हो गया। तो इसके लिए मुसलसल एक जद्दोजहद है और अपने आप को बड़ी एहतियात की जरूरत है। हाँ, फिर आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को सेफ रखना होगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि हम अभी नहीं रखते। जी, काउंसलिंग पेशेंट के साथ बहुत जरूरी है। उसको वो हर चीज पूछे, उसको बताया जाए कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जी, प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। वैसे आपने काउंसलिंग का जिक्र कर ही दिया, तो हम इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन कि आपने अपना फेस का कोई भी पार्ट जो है वो चेंज करवाना है या करेक्ट करवाना है। आप किसी की भी नजर में अगर वो करेक्शन है, हर शोबे में काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, चाहे आपने कुछ भी करना है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई इस तरह का पेशेंट आता है, उससे पहले उसके प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन बताया जाता है, फिर उसको डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन बताए जाते हैं, फिर उसको बताया जाता है कि इसका इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इसका इतना शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, ताकि उसको हर चीज़ पता हो, बाद में वो डिप्रेशन में न जाए या किसी और मसले की तरफ न जाए। और जब उसको पता होगा तो फिर वो सेटिस्फाइड होगा और वो सब कुछ जानता होगा
और इस तरह की सूरत हाल में नहीं पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी फिर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब सर्जरी की तो बात हो ही रही है, तो फिर इसका कोई नेगेटिव साइड भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इफ व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव साइड तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइड भी होती है, डार्क साइड भी होती है। कभी ऐसा हुआ या कोई ऐसा केस भी सामने आया होगा यकीनन कि आफ्टर द सर्जरी किसी पेशेंट ने या क्लाइंट ने एक्सेप्ट ना की हो वो चीज कि नहीं ये ठीक नहीं लग रही, या ये जो चाह रही थी या चाह रहा था ये वैसा रिजल्ट नहीं है? बेसिकली जब काउंसलिंग के बाद उसे बताया जाता है तो उसके साथ ये भी बताया जाता है कि जो इनिशियल जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं इसको हो सकता है कि करेक्शन की जरूरत पड़े। बाज़ दफ़ा बोटॉक्स या फिलर्स यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ी सी कमी रहती है, ठीक, उसकी कोई बैलेंस सही नहीं होता, फिर उसको बताया जाता है कि जब ये 1 या 2 हफ्ते के बाद दोबारा आएगा तो इसको करेक्ट करेंगे। वो करेक्शन बहुत ज़रूरी है होना चाहिए। अगर उसे पता होगा, उसकी काउंसलिंग हुई होगी तो उस पर वो ज़्यादा मतलब बेसिकली वो सेटिस्फाइड होगा, उसको पता होगा मैंने इसे सही करवाना है। ठीक, काउंसलिंग की बात हो ही रही है तो स्टूडेंट काउंसलिंग पर भी जरा हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मखदूम खालिद खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान। स्टूडेंट काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? काउंसलिंग का जो डिपार्टमेंट है ये मिसिंग डिपार्टमेंट है हर लेवल पर। काउंसलिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं एडवांस कंट्रीज में, हाँ जी, तो हर स्कूल में जो काउंसलर है उसका एक खास ऑफिस है और हर स्टूडेंट को वो साथ साथ डेवलप करता रहता है कि आपका फील्ड कौन सा है, कौन सा फील्ड चूज करना है, सजेस्ट करते हैं। ठीक, और नंबर 2 उनकी जो इवन घरेलू इश्यूज हैं उनको वो डिस्कस करते हैं और उनके जो साइकेट्री के इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। यानी स्टूडेंट की कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए और फ्यूचर टारगेट के लिए तो काउंसलिंग का शोबा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी गवर्नमेंट हर स्कूल में एक काउंसलर या यूनिवर्सिटी में या हर कॉलेज में अगर एक काउंसलर लगा दे तो आपके जॉब के इशू भी बहुत हल हो जाएंगे कि जो एजुकेशन के लोग हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं वो खप जाएंगे इसमें। यानी कि बेरोजगारी भी थोड़ी कम की जा सकती है, चूंकि हज़ारों स्कूल हैं, हज़ारों यूनिवर्सिटी हैं, हज़ारों कॉलेजेस हैं। अगर हर एक में काउंसलर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का शोबा खोल दें तो आप देखें आपके हज़ारों स्टूडेंट खप जाएंगे तो रातों रात। तो इसका मतलब है कि एक तो ये शोबा बड़ा अहम है चूंकि स्टूडेंट के इश्यूज घर से लेकर स्कूल तक, और स्कूल के बाद जब उसने कोई फ्यूचर सिलेक्शन करनी होती है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। हमारे बहुत से टैलेंटेड बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। अगेन द सेम इशू, लैक ऑफ डायरेक्शन। हाँ, यानी कि जब उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती, लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो कल एक मिसाल मैं देता हूँ, एक बच्चा आया कि जी मैंने स्पेशल एजुकेशन में आपके पास एडमिशन लिया BS में, तो मैं अब स्टैटिक्स में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि जी आप स्टैटिक्स में क्यों जाना चाहते हैं? स्टैटिक्स का जो फील्ड है ये सिर्फ रिसर्च के साथ भी लिंक्ड है और बहुत से स्टैटिक्स के शोबे हैं लेकिन कम जॉब्स हैं। स्पेशल एजुकेशन का फील्ड ओपन है पाकिस्तान में और इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें टीचर नहीं मिल रहे और हमारे शोबे खाली पड़े हैं। यानी कि दुनिया में भी जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर हैं उनकी सैलरी डबल है और सिंगल स्टूडेंट को टीच करना है। और पाकिस्तान में भी सैलरी 1.5 टाइम है। अगर एक टीचर को सैलरी 60,000 मिलती है तो इनको 80,000 मिलती है। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है मिसेस ताहिर रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं मैडम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी अपने स्किन के बारे में। जी प्लीज पूछें। स्किन पे ना पिंपल्स बहुत ज्यादा है। पिंपल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी और एक मेरे हस्बैंड का एक और इशू है कि उनका ना पेट बहुत बड़ा है, तो वैसे वो वॉक भी करते रहते हैं, जिम भी ज्वाइन की हुई है लेकिन फिर भी पेट कम नहीं हो रहा। ठीक है डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? ये पूछेगा मसला पिंपल का ज्यादा है या पेट का ज्यादा है? क्योंकि दोनों अच्छा, आपने पेट बोला या फेस बोला है? नहीं, दोनों चीजों का ज्यादा इशू है। उन्होंने फेस बोला है। पेट का ज्यादा इशू है। अच्छा, इसमें मसला इस तरह के अगर इनके हस्बैंड का वेट बिल्कुल ठीक है ना, सिर्फ पेट बड़ा हुआ है, तो फिर तो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए, जैसे मैंने बताया आपको क्रायोलाइपोलाइसिस है, कैविटेशन है, RF है, ये प्रोसीजर हैं जिनसे उनका जो स्टबर्न फैट होती है। फेस बोला डॉक्टर साहब, तो उनका फेस का जो फेस बड़ा है। नहीं, हस्बैंड का उनका। जी अच्छा, फेस की बात है, वो फेस की बात कर रही है। चेहरा, उनका चेहरा बड़ा है। अच्छा, चेहरे पे बेसिकली ये देखना ये होता है कि उसमें ओडिमा ज्यादा है या उसमें उनकी मतलब बिल्टी इस तरह की है कि उनकी बोन्स उस टाइप की हैं जो शुरू से उनका मतलब फेस इतना बड़ा फील करते हैं। तो बस ये उनसे पूछना पड़ेगा कि वो किस तरह का है, मतलब सिर्फ सोज है, स्वेलिंग है या कुछ और तरह प्रोसीजर। डॉक्टर साहब आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछें। जी मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि इनका जो उनके हस्बैंड का जो फेस है वो शुरू से ऐसे बड़ा था या शादी?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या आपके हस्बैंड का फेस शुरू से ऐसे बड़ा था या बाद में मसला हुआ है शादी के? वो ना मेरे हस्बैंड का फेस जो है ना वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके जब शादी हुई थी तो पहले तो नहीं था, लेकिन अब जाके ना 2 सालों में ऐसे हुआ है। मेरे 14 साल हो रहे हैं शादी को, 2 सालों में मेरे ख्याल या तो फिर आपने उन्हें खिलाया ज्यादा होगा या कुछ इस तरह की खुराक खिलाई होगी कि फेस बड़ा हो गया होगा। जी जी, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं खिलाया, वो न्यूज चैनल में होते हैं अक्सर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये देखना है कि उनका सिर्फ फेस का ऊपर मसला है या उनका ओवरऑल वेट बढ़ा है, क्योंकि बाद जब वेट बढ़ता है तो फेस पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। वेट बड़ा नहीं है। अच्छा, वेट नहीं है उनका। और अच्छा। मेरे जो पाँव है ना, मेरे पाँव की एड़ियों में बहुत ज्यादा पेन होती है। मैं चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी काफी मेरा वेट नहीं है बहुत, लेकिन उसके बाद भी एड़ियों में बहुत ज्यादा पेन होती है। एड़ियों को जो पेन है ना वो खास तौर पे बाज़ यूरिक एसिड लोगों का ज्यादा होता है जिसकी वजह से पेन होता है। तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। और बाकी अगर आपके हस्बैंड का मसला है या तो आप उनकी कोई कंसल्ट करें, कोई उनकी पिक्चर देखें या उनका कोई मतलब एक दफ़ा एग्जामिन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि किस किस्म की उनका मसला है और उसका फिर किस तरह हल होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखना जरूरी है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं। मिसेस ताहिर रहीमिया खान से हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल हुई। ऐसे इश्यूज भी सामने आते हैं जिनका हमें भी मालूम नहीं होता कि एक्चुअली इनके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। दूसरे पिंपल्स का भी कह रही थी जी, पिंपल्स का इशू आमतौर पे ऑयली स्किन जिसकी ज्यादा होती है उसमें फिर पिंपल्स ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो अपना इस्तेमाल करती हैं साबन या कुछ भी इस तरह की चीजें वो उसके मुताबिक होनी चाहिए, ऑयली स्किन के मुताबिक, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और खास तौर पर जो लोग मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन यूज करते हैं, क्रीम हो गई, इस तरह की चीजें, उनमें ऐसी चीजें होती हैं जो एलर्जी करती हैं, जो इस तरह के पिंपल्स और बढ़ाती हैं। चुनांचे इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, सबको मतलब एक किसी डॉक्टर से चेक करवा के फिर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है। बात हो रही थी डॉक्टर खालिद खुर्शीद साहब से, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जी, तो स्टूडेंट काउंसलिंग। जी, मैं उसमें ये बात कर रहा था कि इसमें ये अब कल एक मिसाल मैंने लेटेस्ट आपको दी कि उसने कहा जी मैंने BS स्पेशल एजुकेशन छोड़कर स्टैटिक्स में जाना है। तो मैंने कहा जी आपको किसने ये कह दिया कि आप उसमें चले जाएं? तो आपका गाइड कौन है? तो कहने लगे कि जी मेरे घर वालों ने कहा है। तो मैंने कहा वो उन्होंने क्या किया हुआ है? कहता वो अनपढ़ है। तो मैं एकदम, मेरे लिए ये क्वेश्चन बड़ा अजीब था। मैंने कहा आप खुद कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है और आप स्विच करना चाहते हैं एक, और माशाल्लाह आप बेहतरीन डिग्री में आए हुए हैं जिसका देखें नौजवानों को स्कोप चाहिए होता है कि जॉब मिले, हमारा जो असल बात है। तो मैंने कहा जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें स्पेशल एजुकेशन की तो गवर्नमेंट को बंदे नहीं मिल रहे, आप उसको छोड़ के जा रहे हैं। हमें यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं मिल रहे कि हम उनको यहाँ लाएं और PhD MPhil करवाएं, हमारे पास टीचर नहीं है, हम लोग पढ़ाते हैं जो कि उस डिग्री से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो मैंने कहा आप तो माशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से बड़े अच्छी जगह पे आ चुके हैं और इसको कंटिन्यू करें, अपना फ्यूचर बनाएं और अपने जो भी है रोजी का सिलसिला बाइज़ तरीके से निकलते आपको जॉब मिल जानी है। तो स्टैटिक्स में तो ना ये स्कूल सब्जेक्ट है, कॉलेज सब्जेक्ट है, लेकिन वेरी फ्यू सीट्स, यूनिवर्सिटी में वेरी फ्यू सीट्स। तो आप ये इस तरह का क्यों? फिर उसको समझ आ गई मेरी बात ना। मैंने वहां से नोट किया कि बच्चे मिसलीड होते हैं जब उनका गाइड या काउंसलर उसको सही प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देता, तो वो फिर अपनी बात से हट गया। उसने कहा ठीक है जी आपने ये समझाया, मुझे समझ आ गया, तो मेरे घर वालों ने कहा स्टैटिक्स कर लो। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ गाइडेंस बहुत अहम है, इसका जो रोल है। तो हमारी जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जब उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती मोस्टली ज़ाया हो जाते हैं। तो इसका मतलब हर स्टेज पर, हर लेवल पर काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ठीक, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रजिया कॉलर हमारे साथ मौजूद है कानपुर से। अस्सलाम वालेकुम रजिया, कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक ठाक है, वालेकुम सलाम। जी मेरा वो ना वजन बहुत ज्यादा है, मेरी उम्र 35 साल है और मेरा वजन बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं ना 100 से ऊपर ही है। ठीक है, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, इन्होंने बता दिया कि 100 से ऊपर है इनका वेट। तो इसमें यह है कि लोग जो भी वेट रिड्यूस करने आता है वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं खाता, लेकिन मसला ये होता है कि जो भी खा रहे होते हैं वो सही नहीं खा रहे होते।
इसके लिए प्रॉपर हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है और कैलोरीज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। वॉक। लेकिन आमतौर पे लोग समझते हैं कि पता नहीं हम डॉक्टर के पास जाएंगे फिर खुद ही पतले हो जाएंगे। इसके लिए बड़ी एफर्ट करने की ज़रूरत है, इसके लिए बड़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। जैसे कोई आदमी 20 साल सिगरेट पीता रहता है, उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही है। इसी तरह फैट को रिड्यूस करना और उसकी विल पावर होना बहुत ही मतलब ज़रूरी है और हर आदमी के पास ये नहीं होती। नुस्खे भी इस्तेमाल करती हूँ, मसला हल नहीं होता, यानी कि कमजोरी आ जाती है अंदरूनी और है ना कमजोर नहीं होती। मसला ये है कि सिर्फ नुस्खे इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए प्रॉपर आपका डाइट प्लान होना चाहिए, प्रॉपर डाइट की मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपने नाश्ता क्या करना है, आपने दोपहर को क्या खाना है, आपने रात को क्या खाना है और उसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। क्या खाना है ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ये खाना जो बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर इस तरह है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो आपका वेट बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक। चुनाचे जो हम डाइट प्लान सेट करते हैं उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को हम कम कर देते हैं और प्रोटीन्स को ज्यादा कर देते हैं, उसकी रेशो। ठीक। तो ठीक है रजिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और यही तरीका है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में क्या लेना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट काउंसलिंग के हवाले से। तो मैंने आपको एग्जांपल एक दी प्रैक्टिकल, तो ये तो एक एग्जांपल है। ऐसे थाउजेंड्स हैं जो कि अपनी रियल पोटेंशियल को भी नहीं जान पाते, हालांकि उनमें पोटेंशियल होता है। हाँ जी। नंबर 2, एक हमारे यहाँ ना महदूद एक फील्ड्स हैं। हाँ जी। जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहना शुरू कर देते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या CSP बनेगा या पुलिस में, आर्मी में। तो शोबे तो बहुत ज्यादा, और हमें ये देखना है कि हमारी कौन से करंट जो है वो शोबे खाली हैं और कहाँ पे करंट खपत है। तो हमें अपने बच्चों को उस साइड पर लेकर जाना चाहिए। जैसे आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, सॉफ्टवेयर्स का है, तो आपको पता है कि ऑनलाइन, जब से कोरोना है तो ऑनलाइन की तो अहमियत मजीद बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि जब ये इस फील्ड के अंदर ट्रेंड होंगे तो इसका मतलब है ये काम अपना टेक्नोलॉजी से आसानी से कर पाएंगे और इनकी जरूरत भी है इस वक्त पूरी वर्ल्ड में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल तनाजर में हमें देखना चाहिए। महदूद एक शहर या एक सूबा या एक कंट्री के ऊपर नहीं देखना चाहिए, पूरी वर्ल्ड की मार्केट। अगेन द सेम पॉइंट, सी द बिगर पिक्चर। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं राशिदा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक, आप ठीक हो? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ना चेहरे के लिए जरूरी बालों को और पूछना था। मैं घंटा घर से बात कर रही हूँ, मुल्तान से। ठीक है जी, चेहरे पर बाल और छाइयाँ। जी जी, ये बहुत मसला है, जरूरी बाल। ठीक है जी, अभी हम आपको इसका जो है वो जवाब देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। जी डॉक्टर साहब, अगेन द सेम क्वेश्चन। जी बिल्कुल, इस मसले के लिए इनको एक दफा आना चाहिए, जरूर एग्जामिन होना चाहिए। ठीक है। फिर इनके हार्मोन्स के टेस्ट होने चाहिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो वो टेस्ट करने के बाद फिर इनको सही उसका प्रोसीजर बताया जाएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, एक दफा अगर आप लोकेशन शेयर कर दें क्लिनिक की तो आसानी हो जाएगी। लोकेशन तो सूरजमानी रोड 1 नंबर चुंगी के साथ उसी रोड पे ही है, मेन रोड पे। जी जी ठीक है, तो आप अपने क्लिनिक का बता दीजिए नाम प्रॉपर पूरा। वेटलेस स्लिमिंग एंड एस्थेटिक क्लिनिक। ठीक है, तो ये लोकेशन है, ये एड्रेस है, आप इस पर जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपके इश्यूज हैं, चाहे वो फेशियल हेयर हो, चाहे वो आपका वेट का इशू हो या छाइयाँ हो, एक्नी हो, कुछ भी हो, आप कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब बात करते हैं, खालिद खुर्शीद साहब, आप क्या समझते हैं इन द एजुकेशन सिस्टम, पूरे एजुकेशन सिस्टम में पॉसिबल चेंजेस क्या लाए जा सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस? सबसे पहले देखें, जो वैल्यू एजुकेशन है, दिस इज द लैकिंग एलिमेंट। कि हर जगह पर हमें जो हमारी एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, ये मैं फील करता हूँ कि ये नहीं है। यानी हम एक पहलू पे देखते हैं कि सिर्फ टू अर्न और जैसे भी है अपनी चीज़ बना लो, लेकिन दूसरा जो पहलू है, जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज एजुकेशन है या एथिकल उसका पोर्शन है, वो मिसिंग है हर जगह पर। मतलब चाहे मेडिकल की तालीम हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे हमारे हो स्कूल हो, तो इस पोर्शन को देखें। ब्लूम टेक्सोनोमीज हम पढ़ाते हैं कि उसके अंदर उसने जो टेक्सोनोमीज हैं वो 3 चीज़ों पर जोर देता है किसी भी करिकुलम के लिए, कि आपकी कोग्निटिव डोमेन यानी कि नॉलेज डेवलपमेंट, अफेक्टिव डोमेन वैल्यू एजुकेशन, और तीसरा है आपकी साइकोमोटर डोमेन, ये होती है स्किल। तो इसका मतलब कोई भी टीचर अगर क्लासरूम में जाता है, अगर वो अपने लेक्चर को या अपनी डिलीवरी को 3 पोर्शन में डिवाइड कर ले, बैलेंस करके, तो वो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर टीचर है, कि नॉलेज भी दे, कुछ छोटी सी स्किल भी देकर भेजे,
चाहे वो स्किल क्यों ना स्पीकिंग की हो, क्यों ना राइटिंग की हो, तो और उसकी वैल्यू एजुकेशन अपनी लाइफ से मिसाल देकर उनकी जो है वो उनको पढ़ाएगा तो वो इफेक्टिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पहलू है एजुकेशन में, ये हर जगह मिसिंग है। तो सर हम डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने, तो मेरी माशाल्लाह दोनों बेटियां इसी फील्ड में हैं। बड़ी ने तो अब निश्तर से एमबीबीएस कर ली है, तो छोटी 4th ईयर अब में आ रही है एमबीबीएस में। तो मैं बेटियों को हर वक्त कहता हूँ, और मैं कम से कम खुद भी कोई और रफ करूँ तो मैं 150 डॉक्टरों का टीचर हूँ, और उसमें कोई 15 से ज्यादा मेडलिस्ट हैं जब मैंने पढ़ाया। बहुत खूब। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, आखिर पर कुछ पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, पैगाम यही है कि पेरेंट्स और टीचर मिलकर इन बच्चों की तरबियत करें जी, क्योंकि घर पे वक्त ज्यादा गुजरता है। माँ का रोल बहुत बड़ा है, पेरेंट्स का रोल बड़ा है कि हमें बच्चों को रिस्क हलाल की तरफ जो है उनकी तवज्जो दिलवानी चाहिए कि हमें रिस्क जो है हलाल तरीके से लेना है और मुनासिब लेना है। यानी कि माँ बाप का रोल पोटेंशियल है, चूँकि मैंने कैलकुलेट किया है एक हफ्ते के जो घंटे थे कि वो कितने घंटे बनते हैं कुल, तो उसमें बच्चा सिर्फ 25% स्कूल रहता है, 75 घर रहता है। तो माँ बाप का रोल ज्यादा पोटेंशियल। ठीक है, डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह साहब एंड पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी खाएं हेल्दी खाएं, और जिस हाल में भी हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बिल्कुल, इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रायोरिटी पे रखें, अपने आप को आप नंबर 1 पर रखें। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद थे, नई नई चीजें डिस्कस की और क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं ये भी आपने बताया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया एक दफा फिर से। इसी के साथ इख्तिताम हो जाता है आज के प्रोग्राम का। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे। तब तक महाजबीन आबिद को इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।